सरदार नवकरण सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, गिलानी साहब, फूलका साहब, वालद साहब और यहाँ हाजिर तमाम मेरे भाइयों और वीरों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी चंद मिनट पहले जब मैं आया था तो बाहर ही जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मेरे पास आगरा से टेलीफोन आया था कि मेरी बेटी की सास का इंतकाल अभी हो गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे आगरा जाना है। आज का जो ये सेमिनार सरदार साहब ने और इनके साथ जिन लोगों ने मिलकर ये किया है, एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। इससे पहले भी कई जो है प्रोग्राम हो चुके हैं। अभी परसों भी सरदार राजेंद्र सिंह जी ने इसी टॉपिक पे प्रोग्राम किया था। वहाँ ये बात उठी थी कि हम जो घट गिनती के लोग हैं जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, अगर हम सारे मिलके माइनॉरिटी के लोग जितने भी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बनाई है सब मिलके इकट्ठे हो जाए तो हम तो 90% हो जाएंगे। बाकी लोग 10% आ जाएंगे तो हम फिर भी अपने आप को माइनॉरिटी गिनते हैं और सरकार भी हमें माइनॉरिटी में शुमार करती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो बखरे बखरे अपनी जत्थेबंदियां बना के बैठे हैं। मुसलमान एक मुस्लिम कौम में ही 20 जत्थेबंदियां है, गिलानी साहब को अच्छी तरह पता है। सिखों में भी ऐसा ही है, सरदारों में भी ऐसा ही है, क्रिश्चियनों में भी ऐसा ही है। तो हमें अभी जरूरत सबसे पहले इस बात की है कि हम किसी भी तरह से हम सब मिलके एक हों, अपने विचारधाराएं रखें। जैसे कि अभी सरदार हरविंदर सिंह जी ने कहा था कि यहाँ जो भी लोग आए हैं उनके एक लिस्ट बनाई जाए और बैठ के इन किसी वक्त भी तमाम हालात का जायजा लिया जाए और एक दूसरे के ख्यालात सुने जाने चाहिए। छोटी सी कोई कमेटी बना के मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ और मैं उसमें पूरी तरह हिस्सा लूंगा। 1984 के दंगों की बात यहाँ काफी उठी, बहुत। मैं भी यही था 1984 में और मेरे दोनों तरफ और पीछे और तमाम सिख साहिबान आज भी रहते हैं और पहले भी रहते थे। और मुझे बड़ा दुख हुआ उन दिनों, जैसे कि अभी फादर साहब ने कहा कि खाना नहीं पकता वहाँ उड़ीसा में, तो हमारे यहाँ भी क्योंकि हमारे पड़ोस में सारे सरदार साहिबान रहते थे और जो हालात हुए हैं उसके पेशे नजर हमें भी बड़ी तकलीफ पहुंचती थी, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। इससे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर और बहुत सी जगहों पर फसादात हुए जिसमें मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, सैकड़ों आदमियों को कत्ल कर दिया गया। वो मामला बहुत पुराने हो गए, लेकिन अभी जो बंबई में, गुजरात में, उड़ीसा में क्या हो रहा है, आज तो मीडिया इतना तेज है कि अभी 5 मिनट पहले कुछ होता है और आपको यहाँ चंडीगढ़ में गुजरात की खबर यहाँ आ जाती है, उड़ीसा की खबर यहाँ आ जाती है और वो मामला भी होते हुए दिखा देते हैं। खबर ये नहीं, वो वीडियो दिखा देते हैं कि देखो कौन किसको क्या कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि जो हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो तो इस तरह परेशान है कि उनके सामने एक तो रोटी रोजी का मसला है बहुत ज्यादा, दूसरी बात यह है कि वो कोई आवाज उठा ही नहीं सकती अकेले तौर पर। आज वो कोई आवाज उठाती है, कल उसके पीछे, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे तो मालूम है कि उसके पीछे कल
तो लग जाती है, सीआईडी लग जाती है, और सबसे बड़ी सीआईडी जो ये दूसरी जमातें, बजरंग दल और ये आरएसएस वगैरह, ये लोग नहीं जीने देते, क्योंकि अब आबादी हमारी ऐसी है कि एक बजरंग दल का है, एक आरएसएस का, एक मुसलमान है, एक बीजेपी का, एक सरदार है। तो इस तरह की आबादी में एक आदमी को सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हाँ में लाता है या छिप होकर बैठ जाता है, कोई आवाज नहीं उठा पाता। तो ये जो है, इन कामों के लिए हमें जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर ऐसे वो करें और आवाज उठाएं। बॉम्बे में जो हालात हुए हैं हम उसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार का काम है। उस हालात को किस तरह काबू पाया जा सकता है, उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार तो जो कुछ कर रही है वो तो कर रही है। बाकी मीडिया के जो लोग हैं, जो आरएसएस माइंडेड हैं, बीजेपी माइंडेड हैं, वो तो 4 बजे रात के भी आप अपना टेलीविजन खोलेंगे तो आपको डरावनी ही बातें बताते हुए नजर आएंगे, और आप परेशान हो जाएंगे कि यार कितने दिन तक ये मामला जो बॉम्बे इंसिडेंट के हैं, ये कितने दिन तक और किस वक्त और कितना सुने हम। अब कोई भी किसी वक्त भी टेलीविजन उठा के देख लीजिएगा, रात में 2 बजे भी मुझे आंख खुल जाती है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा। तो यही बातें हैं। तो सवाल यह है कि ठीक है, हम ऐसे इंसिडेंट्स को, चाहे वो 84 का हो, चाहे वो बॉम्बे का रिसेंट हो या उड़ीसा का हो, हम सबको इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो दूसरी जमातें हैं, सरकार ने इनको इस तरह छूट दे रखी है कि जैसा चाहें कर देते हैं। वीसी हमारे यहाँ 20 सेक्टर की मस्जिद पे आके नहीं, गाड़ियों में भर के आते हैं आरएसएस के बंदे भी और बजरंग दल के बंदे, सामने गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? सवाल यह है कि जो आदमी क्राइम करता है, चाहे वो बॉम्बे में करे, चाहे वो दिल्ली में 84 का क्राइम करने वाला हो या कोई और जगह हो, उसको उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और उसके लिए सजा देना या सजा देना या उसको छोड़ देना, ये जुडिशरी का काम है, सरकार का काम है। सरकार जुडिशरी को सहयोग करे और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे, तो जो अपराधी हैं उनको सजा दे। सरकार तो सजा जब देती है, पहले तो ये यहाँ के लोग ही सजा देने लग जाते हैं, जिसमें जो दूसरी पार्टियां जिनको आप फासिस्ट कहते हैं या जिनको कम्युनल कहते हैं, वो लोग ही नहीं जीने देते। सरकार का तो बाद में वो आता है, पहले तो वो ही कह देते हैं कि ये वो आ गया। क्या आसाम में मतलब टेररिज्म नहीं है? क्या नक्सलवाद नहीं है टेररिज्म का? और कहाँ टेररिज्म नहीं है? सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तानी दो चीजें ऐसी रह गई हैं कि जरा भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान या कश्मीर का नाम ले देते हैं। और लेते कौन है? गवर्नमेंट नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि किसी तरीके से आपस में ठीक हो। लेकिन ये जो दूसरी कौमें हैं, जिसमें आपने जैसे कभी कहा बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, ये लोग पहले ही प्रोपागेंडा कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि आज ऑडियंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा खाली भी पड़ा है, और हमें चाहिए कि हम सब मिलके मेरे समेत कोशिश करें कि ऐसे इजलास जल्दी बुलाएं और दूसरे लोगों को, जो हमारे जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, उनको भी इसमें शामिल करें और कोई ऐसी रणनीति बनाएं, क्योंकि ये लॉयर्स का फोरम है और रणनीति बनाना लॉयर्स का काम है। मैं तो एक मामूली सा पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो लॉयर्स को चाहिए कि वो ऐसी रणनीति बना के दें कि जिससे कि हम अपने देश में अमन और सुकून से रह सकें और हमें कोई शक की नजर से न देखें।